जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज है 31 मार्च और आज के एडिटोरियल डिस्कशन में हम 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में से करेंगे हम, एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में से करेंगे, एक आर्टिकल द हिंदू में से और एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में से हम करेंगे। सो दोस्तों 4 टॉपिक्स की अगर हम बात करें, एक एडिटोरियल हमारा आईआर से रिलेटेड है GS2, एक एडिटोरियल हमारा फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है GS3, एक हमारा पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये भी GS3 का कंपोनेंट बन जाता है, और एक हमारा फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड है, ये भी GS3 का कंपोनेंट बन जाता है। अंत में दोस्तों एक MCQ होगा। तो MCQ का जो क्वेश्चन डाला है MCQ है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से UPSC का। तो आपने ये बताना है कि उसका सही आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। और बिल्कुल लेक्चर के एंड में एक और एक्सरसाइज है, यानी कि जो मेंस आंसर राइटिंग वाली हमारी रहती है। तो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन के ऊपर जो भी आपको ठीक लगता है आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। चाहे तो आपने अगर कोई कॉपी बनाई हुई है जिसमें आप ये आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसमें आप कोई आंसर लिख सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों एक जरूरी सूचना बिफोर वी बिगिन द लेक्चर। तो दोस्तों आज लास्ट डेट है हमारा, जो बिग डिस्काउंट चल रहा है ऑल कोर्सेज के ऊपर, तो आज लास्ट डेट है। तो अगर आपने डिस्काउंट कूपन नहीं अवेल करा तो आज लास्ट डेट है, तो उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो पहली बात तो आप कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जो भी कोर्स है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एसए, जनरल स्टडीज की बात करें, टेस्ट सीरीज की बात करें, सभी कोर्सेज पे 20% ऑफ है, और जो कूपन कोड रहेगा वो रहेगा बिग सेल। चलिए, सो दोस्तों आज की डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल, नेशनल पार्टनर्स ऑफ द फ्यूचर, रिटन बाय अमिताभ मट्टू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने वैसे 1 महीने पहले भी एक आर्टिकल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के संबंध में लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, 10 फरवरी को लिखा था इन्होंने आर्टिकल। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो फिर से आर्टिकल देख सकते हैं उसका, अगर आपने वीडियो देखना है, या इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाके वो आर्टिकल पढ़ भी सकते हैं जो उन्होंने लिखा था। इस बार ये बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। देखिए बहुत लंबे अरसे से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात तो हम अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी हमने एक सक्सेसफुल डील कंक्लूड करी है। हम अभी यूरोपियन यूनियन के साथ, यूके के साथ, इजराइल के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बातचीत कर रहे हैं। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक पैक्ट साइन किया गया है जिसका नाम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। अब देखिए ये जो पैक्ट है ये पैक्ट बहुत ही एम्बिशियस पैक्ट है। ऐसा माना जाता है कि पिछले 10-12 सालों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टॉक्स तो चल रहे थे। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन इंडिया एंड इन ऑस्ट्रेलिया दे वांटेड दिस टू पुश फर्दर, लेकिन ऐसा माना जाता है, यहाँ पे आर्टिकल में भी लिखा था कि ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया देखने को बहुत मिल रहा था। रेड टेपिज्म के चलते ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पैक्ट है साइन नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने, अगर इंडिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यानी कि नरेंद्र मोदी जी और स्कॉट मॉरिसन जी, दोनों ने इस बात की इच्छा प्रकट करी है कि जल्द से जल्द हम इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कंक्लूड करें। ठीक है, नाउ ये जो एग्रीमेंट है ECTA, ये is in full compliance with the World Trade Organization rules and Article 24 of the General Agreement on Trade and Tariffs। तो यानी कि इस कंडीशन के चलते दिस विल अलाउ द कंट्रीज टू ग्रांट स्पेशल ट्रीटमेंट टू वन अनदर बाय एस्टैब्लिशिंग अ फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ठीक है, तो वैसे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के हिसाब से हर एक नेशन को आप मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देते हैं, लेकिन ये जो डील है दिस इज फुल इन कंप्लायंस विद द WTO रूल्स एंड रेगुलेशंस। और जो नेगोशिएशंस है फॉर द बायलैटरल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ये बातचीत मई 2011 से चल रही है। तो आज 11 साल पूरे हो गए इस बात को। तो अगर हम बात करें इंडिया ऑस्ट्रेलिया के संबंध की, अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, तो 2020 में तो एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड स्कॉट मॉरिसन, जहां पे जो इन दोनों की दोस्ती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती है, उसको और गहरी करने की बात करी गई थी। सो फ्रॉम अ मेयर बायलैटरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2009, जो हमारी दोस्ती है, जो हमारा रिलेशन ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वही पीरियड था, ये पैंडेमिक के चलते देखिए फर्स्ट वेव चल रहा था, ये वही टाइम का, ये उसी टाइम की बात है जब इंडिया के संबंध तो डेफिनेटली चाइना के साथ बहुत डिटेरियोरेट कर रहे थे गलवान घाटी क्लैशेस के बाद, आपको याद होगा। और उसी समय ऑस्ट्रेलिया के संबंध भी चाइना के साथ बहुत अच्छे नहीं थे, डिटेरियोरेट कर रहे थे। ठीक है, बहुत लंबे अरसे से माना जाता है। देखिए हमारा बहुत सारा डायस्पोरा ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत सारे बच्चे हैं जो वहां पे पढ़ने चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो वहां पे जॉब करने चाहते हैं, चाहे वो शेफ करने का जॉब हो, चाहे वो योगा इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, व्हाटएवर इट इज। तो बहुत सारा डायस्पोरा वहां पे हमारा प्रेजेंट है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को भी हम बचपन से देखते आ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को इंडिया में भी बहुत प्यार दिया जाता है, इंडियन क्रिकेटर्स को भी ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्यार दिया जाता है। लेकिन लंबे समय से इंडिया ऑस्ट्रेलिया के संबंध जो है ना, वो सिर्फ खाने पीने के मामले में या क्रिकेट खेलने के मामले में ही ट्रैप्ड रहे हैं। उसके बियॉन्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, ये इतना ज्यादा एनर्जी देखने को नहीं मिली थी दोनों देशों के बीच में।
अब ये विन विन एग्रीमेंट है दोनों देशों के साथ, बिकॉज इस बार रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इस बार दोनों ही प्रधानमंत्री जो हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने इस बात को लेकर बहुत अपनी एक डिजायर प्रकट करी थी कि हम चाहते हैं कि जो अग्रीमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन का, ये जल्द से जल्द कंक्लूड हो सके। अब ये दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद बात रहेगी। दिस विल गिव अ बिग बूस्ट टू इंडियाज लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी अभी बूस्ट करने की बात कर रहे हैं कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी और ज्यादा एक बूस्ट लेके आना चाहते हैं थ्रू आत्मनिर्भर भारत, थ्रू मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसके साथ फार्मा, टेक्सटाइल, जेमस्टोन, ज्वेलरी सेक्टर्स, इनको भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा बाय दिस अग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारे बहुत सारे बच्चे, जैसे आपको पता है, वहां पे पढ़ने जाते हैं, स्टडी वीजा पे जाते हैं। ठीक है, तो उनको ईज रहेगा, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके साथ के साथ और भी जो बहुत स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल यहां से जाता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड। देखिए, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो हमारे फेवर में है। यहां पे वी हैव अ वेरी यूथफुल पॉपुलेशन। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, बहुत सारी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन में, यहां पे जो आबादी है इतनी ज्यादा यंग नहीं है। तो स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल की डिमांड ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा है, चाहे वो शेफ हो, चाहे वो योगा इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो IT इंजीनियर्स हैं। तो ये काम भी बहुत ईजी हो जाएगा, तो उनको भी बहुत ईजिली वीजा मिल जाया करेगा। नाउ व्हाट इज अ वे फॉरवर्ड? देखिए, ये जो अग्रीमेंट साइन किया गया ना, ये यहां पे कहा गया कि बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बायलैटरल रिलेशंस के बीच में। दोनों ही देश मल्टीकल्चरल हैं। ठीक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। दोनों ही देश, वैसे चलो हम कंप्लीटली फेडरल तो नहीं है, क्वाजी फेडरल की बात आती है, लेकिन फेडरलिज्म का फीचर ऑस्ट्रेलिया में भी है। ठीक है, और दोनों ही देश बहुत कंसर्न्ड है अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक, और दोनों ही देश क्वाड के भी मेंबर हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के साथ। और दोनों ही देश अब जो चाइना का जो राइज है, चाइना का जो नेवल डोमिनेंस है, उसको कंटेन करना चाहते हैं। तो ये डील उस टाइम पे साइन की जा रही है जब बहुत सारे जो लोग हैं जो थोड़ा नेगेटिव मानते हैं आज के टाइम पे कि अमेरिका का अटेंशन इंडो पैसिफिक से डाइवर्ट होकर यूरोप में जा रहा है, यूक्रेन में जा रहा है। तो ये डील इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में उस टाइम पे साइन की जा रही है जब इस बात का एप्रीहेंशन है कि इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का क्या होगा कि अगर अमेरिका ने अपनी अटेंशन सारी की सारी यूरोप के टुवर्ड्स ड्रिफ्ट कर दी। और डेफिनेटली ये जो डील साइन करेगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, दिस सिग्नल्स के जो इंडिया के रिलेशंस है विद ऑस्ट्रेलिया आर एज स्ट्रॉन्ग एंड रिजिलियंट एज एवर। चलिए, अगला आर्टिकल, इंडियाज फूड रिस्पॉन्स एज वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो दोस्तों, ये आर्टिकल बिशप जॉली ने लिखा है, जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये कंट्री डायरेक्टर टू इंडिया है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छी बातें लिखी है। यहाँ पे देखिए, चलो हम एग्रीकल्चर में तो अपनी 100 कमियां निकाल सकते हैं कि हमारी एग्रीकल्चर में ये प्रॉब्लम है, प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम है, हंगर है, मैल नरिशमेंट है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव बातें लिखी गई हैं। देखिए, हम बहुत ही आगे आए हैं। ठीक है, हमारी अगर हम अपनी स्टार्टिंग की बात करें, देखिए कहां एक टाइम पे इंडिया चाइना की लड़ाई हुई, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई, 60s का जो डेकेड था, हमारे पास खाना खाने को नहीं था। फूड ग्रेन प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, हमारे पास सफिशिएंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं था। हम बहुत सारे देशों पे डिपेंडेंट थे, अमेरिका पे डिपेंडेंट थे, रशिया पे डिपेंडेंट थे, यहां तक कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के चलते हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे कि हमको ग्रांट मिले फूड ग्रेन्स का, अनाज का, राशन का। ठीक है, इंडिया ने एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी लीड करी है ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें एंड ऑफ 1960 से आज के टाइम पे 2020 की बात करें तो इंडिया के पास फूड ग्रेन प्रोडक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। हमारी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास ओवरफ्लोइंग क्वांटिटी में व्हीट और राइस है। ठीक है, तो 300 मिलियन टन से ज्यादा जो सीरियल्स है हमने प्रोड्यूस करे हैं 2021 में। अब देखिए, बहुत एक अच्छा फिगर अभी सामने आता है कि $400 बिलियन का जो एक्सपोर्ट टारगेट है हमने वो अचीव करा है ना। तो 2021 में इंडिया ने, अगर एक्सपोर्ट की ही बात हो रही है, तो 20 मिलियन टन ऑफ राइस एंड व्हीट एक्सपोर्ट किया था। तो ये बहुत लंबा सफर रहा है हमारे लिए। कहां एक टाइम पे फूड शॉर्टेज थी हमारे पास और कहां आज हम कितने सारे गरीब देशों को, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, चलो हम अफगानिस्तान की ही बात करें, अफगानिस्तान में कितनी तबाही मची हुई है, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर वहां पे चल रहा है जब से तालिबान आया अफगानिस्तान में। तो हम कितनी सारी राहत उनको पहुंचा रहे हैं, कितना सारा अनाज वहां पे हम बांट रहे हैं। तो इंडिया का जो रीसेंट और ऑनगोइंग ह्यूमैनिटेरियन फूड असिस्टेंस प्रोग्राम है टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ये भी इस एजेंसी के द्वारा चलाया जा रहा है। तो हमने 50,000 मेट्रिक टन से ज्यादा जो व्हीट है वो हमने एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एड के चलते अफगानिस्तान को प्रोवाइड करा है। तो हमने बहुत ही लंबा सफर तय करा है थैंक्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन व्हिच हैपेंड इन 1960s। नाउ वी आल्सो टॉक अबाउट कि ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 की भी जरूरत है कि अब हम थोड़ा फोकस करें अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अब हम थोड़ा फोकस करें बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग राइस और व्हीट की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम और न्यूट्रिशनल चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में, एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज के साथ एक नई ग्रीन रेवोल्यूशन स्कीम लॉन्च करेंगे, तो वो भी बहुत नेसेसरी है। नेवरदलेस सेफ्टी नेट्स की बात करें तो फूड सिक्योरिटी की बात आती तो हमारा भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव
कॉम्प्रिहेंसिवली फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है इंडिया में, विच इज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है ये सपोर्ट करता है TPDS को, यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील स्कीम्स, ICDS जैसे प्रोग्राम्स को। और पैंडेमिक के चलते हमने जो स्कीम चलाई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिए पैंडेमिक के चलते बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा चुकी थी। हमने माइग्रेंट क्राइसिस भी देखा, बहुत सारे गरीब लोग जो कि दिहाड़ी पे काम करते थे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, वो पैदल गांव की तरफ जा रहे थे। तो ये सब हमने देखा। लेकिन इस प्रोग्राम के चलते 80 करोड़ लोगों को राहत मिली, खाना मिला, फ्री में राशन मिला, जो कि अब जो कि आज 31 मार्च 2022 तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है, जो कि दिवाली के बाद इसको फिर से न्यू किया गया था कि 31 मार्च 2022 तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा, जहां पे गरीबों को राशन मिलेगा, फ्री में अनाज मिलेगा। तो इंडिया की जो सपोर्ट है अपने नेबर्स को, बाकी देशों को, वो भी बहुत ज्यादा रही है। देखिए सॉफ्ट पावर की बात आती है ना, ये भी देखिए अब चलो हमारे पास हार्ड पावर नहीं है आज के टाइम पे, लेट्स बी फ्रैंक, हमारे पास अभी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम खुद यहाँ पे मिसाइलें बना रहे हैं, तोपे बना रहे हैं, बम्स बना रहे हैं, हमारे पास वो भी कैपेसिटी नहीं आई है। चलो आने वाले समय में जरूर होगा, लेकिन ये भी एक सॉफ्ट पावर का एग्जांपल आता है कि कैसे हम अपने नेबरहुड में, चाहे मालदीव्स है, चाहे भूटान है, चाहे बांग्लादेश है, चाहे म्यांमार है, चाहे अफगानिस्तान है, देखिए साउथ एशिया में बहुत गरीब देश रहते हैं, तो कैसे हम इनको राहत दे सकते हैं बाय फूड असिस्टेंस एज अ पीस कैटलिस्ट। तो आपको पता होगा कि नोबेल पीस प्राइज मिला था टू दी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 2020 में, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल, देखिए अब यूक्रेन में क्राइसिस चल रहा है, आज से कुछ साल पहले सीरिया में क्राइसिस था, उससे कुछ साल पहले लिबिया में था, ठीक है, मिडिल ईस्ट में कितने देशों में क्राइसिस चला है। तो देखिए लोगों के पास सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, खाना खाने को नहीं होता, अनाज नहीं होता। तो खाना खाए बिना, पानी पिए बिना इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गरीब देशों को, या जहां पे भी कोई क्राइसिस चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है, वहां पे राहत पहुंचाने के लिए। तो इस बात के लिए बहुत दाद देनी पड़ेगी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, क्योंकि फूड पहुंचाना खास करके गरीबों को या जो लोग भूखे मर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक पीस मेंटेनेंस वाला काम ही होता है। और पिछले 50 सालों से, यानी कि फ्रॉम द लास्ट 5 डेकेड्स, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की पार्टनरशिप इंडिया के साथ रही है, ठीक है, कि कैसे फ्रॉम टाइम टू टाइम जहां पे कंफ्लिक्ट चल रहा है, जहां पे क्राइसिस चल रहा है, कि कहां कैसे वहां पे खाना पहुंचाया जा सकता है, अनाज दिया जा सकता है। इंडिया पहले एक रिसिपिएंट था, यानी कि इंडिया पहले खुद डिपेंडेंट था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के ऊपर, आज इंडिया एक डोनर है। तो कितनी अचीवमेंट की बात है, ठीक है। ऑल्सो यहां पे ये बात करी गई कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दुनिया की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है और इंडिया दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो दोनों अपनी पार्टनरशिप का, अपनी ये जो रिलेशन है दोनों एजेंसी और इंडिया के बीच में, इसको और लेवरेज किया जा सकता है, ठीक है। और इस तरीके से आने वाले समय में जो भी फूड शॉर्टेजेस रहेंगी, फूड इमरजेंसीज रहेंगी, उसको एड्रेस किया जा सकता है बाय द पार्टनरशिप बिटवीन द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इंडिया। और ये ही सही स्पिरिट को एम्बॉडी करता है, यानी कि लीव नो वन बिहाइंड और द वर्ल्ड इज बट वन फैमिली, विच इज कॉल्ड एज वासुदेव कुटुंबकम, जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म की अप्रोच की हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल है पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, मेकिंग पुलिस रिफॉर्म्स अ नेशनल मिशन। बहुत टाइम से पुलिस रिफॉर्म्स की बात करी जा रही है। प्रकाश सिंह जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स 2006 में आए थे, तो आई एम श्योर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वीक पॉलिटिकल विल की। देखिए इंडिपेंडेंस के बाद देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं, ठीक है, उन्होंने बहुत खास ख्याल रखा बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है, कैसे हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर ज़्यादा इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई। अब देखिए बहुत सारा जो कॉन्फिडेंस था, देखिए अब कितनी एक देखिए हैरानगी की बात है कि आज के टाइम पे भी जो अंग्रेजों के ज़माने का जो पुलिस एक्ट है 1861, वो इतने लंबे अरसे से फॉलो किया जा रहा है। तो इस बात को देखिए कितने साल हो गए हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि क्यों ना हम इस एक्ट को भी रिपील करें, कि नया मॉडल पुलिस एक्ट बनाएं। जो बिगेस्ट अड़चन रही है, जो बिगेस्ट ऑब्स्टिकल रही है पुलिस रिफॉर्म्स के चलते, वो रही है कि पुलिस यानी कि लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। कोई भी मुख्यमंत्री, देखिए आमतौर पे मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं किसी भी स्टेट के, तो जो होम डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है उस स्टेट का, वो भी मुख्यमंत्री के अंडर ही होता है, ठीक है, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के अंडर होता है। तो कोई भी चीफ मिनिस्टर देखिए इंक्लिनेशन नहीं दिखाता कि भाई कैसे पुलिस रिफॉर्म लेके आया जा सके, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर्स आर नॉट इंक्लाइंड इन एनी वे और अंडर एनी प्रेशर टू इफेक्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द पुलिस सिस्टम। तो जो पॉलिटिशियंस हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो यही चाहते हैं कि जो उनके बंदे हैं वो लोकल एरिया के एसपीज हों, डीएसपीज हों, एसएचओज हों। तो यहां पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत रहता है पुलिस के मामले में। तो पुलिस रिफॉर्म्स कैसे आ पाएगा? बिकॉज पुलिस रिफॉर्म्स लेके आने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट गवर्नमेंट में भी, खास करके स्टेट गवर्नमेंट्स में। बिकॉज वाई? बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट।
तो अगर हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो केस की हम बात करें तो 1996 में पिटिशन डाला गया था। प्रकाश सिंह यानी कि एक रिटायर्ड डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, ठीक है, बहुत वोकल हैं पुलिस रिफॉर्म्स को लेके। बहुत बार उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं जहां पे वो बार बार क्रिटिसाइज करते हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स क्यों नहीं लेके आए जा रहे। आज 16 साल हो चुके हैं उस जजमेंट को आए को, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट जो है बहुत रिलक्टेंट है उस सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो 1996 में पिटिशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो पुलिस है अपनी पावर को बहुत मिसयूज करती है, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो मंत्री हैं या जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, वो पुलिस को बहुत मिसयूज करते हैं। अब पॉलिटिकल वेंडेटास की अगर हम बात करें, ऑपोजिशन मेंबर्स को जेल में डालने की बात करें, अपनी पर्सनल राइवलरी निकालने की बात करें, तो पुलिस का बहुत मिसयूज किया जाता है, लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया जाता है अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2006 में कुछ डायरेक्टिव्स दिए थे जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि द स्टेट शुड कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन इन एवरी स्टेट which will lay down the policy for police functioning, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो मोस्टली जो डायरेक्टिव्स थे 7 डायरेक्टिव्स थे यहाँ पे कि भाई एक तो पहली बात एस्टैब्लिशिंग स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, दूसरी बात एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए 2 साल का फॉर द डीजीपी। ये नहीं कि आज कोई मंत्री चेंज हुआ है, आज कोई नया चीफ मिनिस्टर आया तो डीजीपी को हटा दिया, ठीक है, ये बात नहीं। तो अगर डीजीपी का जो टेन्योर है मिनिमम 2 ईयर्स का रहना चाहिए। 2 ईयर टर्म फॉर दी एसएचओज एंड एसपीज तो बेटर रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग के लिए भी बहुत बेटर रहता है, ठीक है। अब आमतौर पर देखा जाता है कि ट्रांसफर हर 2 महीने बाद हो जाती है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद कोई नई सरकार आती है तो ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इस तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पुलिस के मामले में नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक सेपरेट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए फॉर लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद यहां पे पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी और लिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रोल की ये कुछ 6-7 डायरेक्टिव्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2006 की जजमेंट में दिए थे। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात आती है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो रोल रहा है वो भी कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहा। यहां पे इस आर्टिकल में ऑथर बता रहे हैं कि 2005 में मनमोहन सिंह जी ने एक नेशनल पुलिस मिशन लॉन्च किया था। अब ये नेशनल पुलिस मिशन जो था ये इसका पर्पस क्या था कि भी कैसे इनहांस किए जा सकते हैं स्किल्स और जो कॉम्पिटेंसीज हैं ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स राइट फ्रॉम द कांस्टेबल लेवल टू द डीजीपी लेवल। तो एमएचए जो था दिस वाज रिस्पांसिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन। तो 3 साल तक के लिए तो एमएचए ने इसको अपने अंडर रखा, लेकिन उसके बाद एमएचए ने ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था एमएचए हैंडेड ओवर दिस प्रोजेक्ट टू द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी। अब ये जो मिशन था कोलैप्स कर गया। अब इस मिशन के कोलैप्स के पीछे किसका हाथ था? ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया था, रेड टेपिज्म था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक वीक विल था, ठीक है, दैट इज अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। बट एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम था जो कि ग्रास रूट लेवल तक पुलिस ऑफिसर्स को स्किल बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजों पे टेस्ट करने की बात कर रहा था और कैसे उनकी स्किल अपग्रेडेशन हो सकती है। बट अनफॉर्चुनेटली मिशन नहीं ज्यादा आगे चला। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? अब जब पुलिस रिफॉर्म्स की बात आती है तो 2 एस्पेक्ट समझने यहां पे बहुत जरूरी है। पहला ये है, जो पहला एस्पेक्ट है विच डील्स विद ऑटोनॉमी, पुलिस स्ट्रक्चर, अकाउंटेबिलिटी, ये जो चीजें हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के हाथ में है, ठीक है। तो वहां पे बात आती है वीक पॉलिटिकल विल की। और दूसरी बात जो है जहां पे स्किल्स की बात है, जहां पे कॉम्पिटेंसी की बात है, जहां पे टेक्नोलॉजी की बात है, एटीट्यूडनल चेंजेस की बात है, एटीट्यूड चेंजेस की बात है, ये सब चीजें जो आती है ये आती है पुलिस लीडरशिप के अंदर। यानी कि आईजी लेवल की बात करें, एडीजीपी लेवल, डीजीपी लेवल रैंक ऑफिसर्स की बात करें, उनके अंडर आता है। तो पुलिस लीडर्स को क्वेश्चन करना चाहिए, खास करके अपने जो पॉलिटिकल मास्टर्स भी हैं, कि भाई ऐसा क्यों होता है कि बिना किसी डायरेक्शन के किसी को भी युवापा के चलते आप उस जेल में डाल देते हैं, किसी भी एक्टिविस्ट को, या ये जो मिसयूज किया जाता है सेडिशन एक्ट का, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का, युवापा का। तो पुलिस ऑफिसर्स को क्वेश्चन करना चाहिए, अपने कॉन्शियस को भी और अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को भी। चलो ये आइडियलिस्टिक बातें साउंड कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स की जब बात आती है तो ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है कि जब तक जो लीडरशिप जो है, खास करके जो सीनियर लीडर्स हैं, सीनियर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जब तक वो क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक जो मिडिल लेवल जो ऑफिसर्स हैं, जो लो रैंक में ऑफिसर्स हैं, वो कैसे इंस्पायर्ड फील करेंगे। Now the present police regime is characterized by individual acts of brilliance committed by a few Indian police service officers। तो जो सिंगम है, जो दबंग ऑफिसर्स हैं, वो बहुत कम है, ठीक है। आमतौर पे सिंगम या दबंग ऑफिसर्स वो नहीं होते जो हम टीवीज पे देखते हैं, जो मूवीज में देखते हैं, लेकिन इस तरह की जो संख्या के जो ऑफिसर्स हैं, जो बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत अपराइट हैं, जो कि क्वेश्चन करते हैं लीडरशिप को, वो बहुत फ्यू हैं, बहुत कम है। और लार्ज स्वैथ ऑफ कंट्री विटनेस एन एवरेज टू बिलो पार परफॉर्मेंस ऑफ द पुलिस सर्विस ऑफिसर्स।
चलिए दोस्तों, आज का लास्ट जो आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में से आया है, प्यूटिन्स डिमांड फॉर ट्रेड इन रूबल्स एंड हाउ इट कुड वर्क। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। तो मार्च 23 को हमारे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा कि भाई जिसने मुझसे गैस लेनी है, जिसने मुझसे ऑयल इंपोर्ट करना है, तो भाई वो अगर आप लेना चाहते हो तो डॉलर्स में नहीं, आप मेरी करेंसी में यानी कि रूबल्स में लोगे। ठीक है, हम देखिए हमने बहुत बार ये बात करी है, जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, अब देखिए वो प्रेशर में आके तो वो अमेरिका कह रहा है कि कोई बात नहीं, जो LNG है, जो नेचुरल गैस है, कोई बात नहीं, मैं सप्लाई करूंगा, मैं कतर से मंगवा के दूंगा यूरोपियन यूनियन के देशों को। तो इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया, तो 40% से ज्यादा जो नेचुरल गैस यूरोपियन यूनियन में आती है वो रशिया से आती है। तो रशिया ने कहा कि ठीक है, आप अभी तक तो मुझसे जो गैस लेते थे वो डॉलर में लेते थे, यूरो में लेते थे, अब दुनिया जहां की सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा दी। ठीक है, जो रशिया का जो सेंट्रल बैंक है उसके जो एसेट्स हैं उसको भी फ्रीज कर दिया। ठीक है, अब डेफिनेटली रशियन इकोनॉमी हैज टेकन एन हिट। तो रशिया अब ये कह रहा है कि भाई देखो, अगर आपने गैस कहीं और से लेनी है तो ये मोर देन वेलकम, हम कहीं और से गैस ले सकते हो। लेकिन व्लादिमीर पुतिन भी ये बात जानते हैं कि ये रातों रात नहीं होने वाला, विद इन 24 आवर्स नहीं होने वाला कि आज जर्मनी, फ्रांस या बाकी जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं वो कतर से या अमेरिका से गैस इंपोर्ट करना शुरू कर दें। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में कितने साल लग जाते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो ही इज वेरी क्लियर कि भाई अगर आपने मुझसे गैस लेनी है तो आपको मेरी करेंसी में, यानी कि जो मेरी होम करेंसी है रूबल्स, उसमें से आपको लेना पड़ेगा, डॉलर्स में या यूरो में नहीं लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, द मूव टू एक्सेप्ट पेमेंट्स ओनली इन रूबल्स हैज बीन डन टू इंक्रीज द डिमांड फॉर दिस करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, अब देखिए अगर रूबल की वैल्यू की बात करें तो अब देखिए आज के टाइम पे तो रूबल की जो वैल्यू है फिर से 85 पे आ चुकी है, 85 टू $1, यानी कि अगर हम इन्वेजन के टाइम की बात करें आज से ठीक 1 महीने पहले, तो 145 रूबल्स चाहिए थे आपको $1 लेने के लिए। इन्वेजन से पहले क्या रेट था, 75 टू $1, यानी कि इन्वेजन से पहले, यूक्रेन इन्वेजन से पहले आपको 75 रूबल्स में $1 मिलेगा। आज के टाइम पे जो वैल्यू है वो 85 पे आ चुकी है। ठीक है, तो फ्रॉम 145 नाउ द वैल्यू हैज कम डाउन टू 85 टू $1, यानी कि आज के टाइम पे 85 रूबल्स पे आपको $1 मिल जाएगा। व्हाई? दैट्स बिकॉज यूरोपियन यूनियन, देखिए अब व्लादिमीर पुतिन तो खुला चैलेंज करा है कि ठीक है आप कहीं और से गैस मंगवा लो, कोई बात नहीं, मुझसे लेनी तो आपने रूबल्स में, आपको रूबल्स करेंसी में ही पे करना पड़ेगा, मैं डॉलर या यूरो में पेमेंट्स नहीं लूंगा। तो अब देखिए अब ये क्यों हुआ है, व्हाई हैज इट कम फ्रॉम 145 टू $1 टू 85 $1? बिकॉज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यूरोपियन यूनियन कैन नॉट रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया रातों रात। While this too was a way to create a demand for the ruble, now the onus was on the Russian firms. ठीक है, अब under this new diktat by Vladimir Putin, the onus to demand rubles is on the importing countries, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन की जो फर्म्स हैं जो कि गैस इंपोर्ट करती हैं फ्रॉम रशिया। तो इसके चलते देखिए एज सच यूरोपियन फर्म्स विल नाउ हैव टू फाइंड इंटरमीडियरीज, यानी कि जो विचोलिए होते हैं, जो कि क्या करेंगे, तो वो जो विचोलिए हैं, जो इंटरमीडियरीज हैं, वो डॉलर्स और यूरोस को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, उनको कन्वर्ट करेंगे टू रूबल्स एंड वो रूबल्स वापस देंगे यूरोपियन फर्म्स को, और रूबल जब उनके पास आएंगे तो उन रूबल से वो जो नेचुरल गैस है रशिया से इंपोर्ट करेंगे। अब रोल ऑफ युआन की यहां पे बात आती है, जो कि चाइना की करेंसी है। क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर डायरेक्ट डॉलर टू यूरो टू रूबल, जो डायरेक्ट डॉलर या यूरो का जो टू रूबल एक्सचेंज अगर वो अभी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल, देन विच करेंसी वुड बी यूज्ड एज एन इंटरमीडियरी? तो यहां पे आंसर आता है कि चाइनीज युआन। तो यहां पे क्या होगा कि जो डॉलर्स और यूरोज हैं दे विल बी एक्सचेंज फॉर युआन एंड देन इन टर्न युआन विल बी एक्सचेंज फॉर रूबल्स। ठीक है, नाउ इफ द चाइनीज युआन रिप्लेसेस डॉलर, देखिए अब देखिए बहुत सारी डिमांड तो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वो बहुत सारी गैस लेते हैं रशिया से, तो बहुत सारा जो डॉलर्स हैं, बहुत सारे जो यूरोज हैं वो युआन में कन्वर्ट होंगे। इससे क्या होगा, युआन एज अ करेंसी वो ज्यादा फ्लोट करेगी इंटरनेशनल इकोनॉमी में। तो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले डी डॉलराइजेशन का, कि क्या वो रियलिटी है या क्या वो मिथ है। देखिए ऐसा नहीं है कि आज डॉलर की जो वैल्यू है, जो हार्ड करेंसी डॉलर है, वो आज बिल्कुल डिमिनिश हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। डॉलर इज गोइंग टू रिमेन एज अ हार्ड करेंसी फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन ये जरूर है कि जो चाइना की जो करेंसी है दैट विल डेफिनेटली चैलेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉलर इन द टाइम्स टू कम। Now, how does this impact India particularly? तो इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स है रशिया से वो काफ़ी बढ़ चुके हैं पिछले एक डेढ़ महीने में। तो रशिया कह रहा है बार बार कि भी हम तेल जो है आपको कम दामों में देने के लिए तैयार हैं, लेस प्राइसेस में प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। तो रुपी टू रबल ट्रेड ये पहले भी एग्जिस्ट करता था 1950s की अगर हम बात करें तो पहले हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड रशिया के साथ होता था। तो ये जो रुपी रबल ट्रेड है दैट यूज्ड टू बी देयर राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बट अब क्या होगा, अब दिस इज रिपोर्टेड टू बी अंडर कंसिडरेशन बिकॉज इसेंशियली जो अब रुपी रबल ट्रेड होगा
दैट वुड बी बेंचमार्क टू द चाइनीज युआन। पहले जब 1950s या 60s में हम रशिया के साथ ट्रेड करते थे तो वो बेंचमार्क नहीं होता था किसी भी करेंसी के अगेंस्ट। अब अगर हम करेंगे तो दैट विल बी बेंचमार्क अगेंस्ट द चाइनीज युआन। तो यानी कि अगर हम तेल मंगा रहे हैं रशिया से, अगर हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी जो, अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें तो ऑयल प्राइसेस डॉलर पर बैरल नहीं होगी, बट द प्राइस वुड बी कोटेड इन टर्म्स ऑफ युआन पर बैरल। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट रुपी रबल ट्रेड है दैट वाज फॉर्मली स्क्रैप्ड इन द ईयर 2005। चलिए, तो दोस्तों जाने से पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां पे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सी बॉर्डरिंग कंट्री, 2019 में आता, 2019 के प्रीलिम्स के पेपर में। तो अगर अड्रियाटिक सी है क्या उसके सामने अल्बानिया है, क्या ब्लैक सी है तो उसके सामने क्रोएशिया है, क्या अगर कैस्पियन सी है तो उसके सामने कजाकिस्तान है, क्या अगर मेडिटेरेनियन सी है तो उसके सामने मोरक्को है, रेड सी के साथ सीरिया है। तो इसमें से जो पेयर्स हैं सी और कंट्री के, कौन से इसमें से सही पेयर्स हैं, कौन से इसमें से करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन क्या है वो सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए, और क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस हैज बीन वन ऑफ द लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड मिस्ड डेडलाइंस। क्रिटिकली इवैल्यूएट करिए इस स्टेटमेंट को 250 शब्दों में। और दूसरा ऑप्शन ये है, पुलिस रिफॉर्म्स लैंग्विश बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, वीक पुलिस लीडरशिप एंड एन इनएफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो इसको कमेंट करिए 250 शब्दों में। चलिए, सो दोस्तों आज के एनालिसिस में ये थे हमारे 4 आर्टिकल्स। मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ, तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।